हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। मेरा 16 साल का नौकर बहुत अच्छा था। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। एक दिन वह कहने लगा कि मालकिन, मुझे बाहर ठंड लगती है, इसलिए मैं आपके ही कमरे में सो लूँगा। मैंने सोचा कि हो सकता है बाहर ठंड लगती होगी, इसलिए उसे अपने कमरे में सोने के लिए इजाज़त दे दिया। लेकिन जब आधी रात हुई तो उसने मेरे साथ लगातार 5 बार। मैं हैरान रह गई कि इतना छोटा नौकर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरे पति 16 साल के एक लड़के को घर लेकर आए। वह कहने लगे कि ये लड़का बेसहारा है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वह हमारे घर में बहुत कम पैसे में नौकरी करने के लिए तैयार है, बस इसे खाने और रहने के लिए दे देना है। मेरे पति पैसे के मामले में पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजूस थे। वह हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वह लड़का देखने में बहुत ही अच्छा और मासूम था। मैंने अपने पति से कहा, हमारे घर में पहले से ही बस 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक को मैंने अपने कपड़े, सिलाई और बाकी कामों के लिए बना रखा है और बाकी का एक हमारा सोने का कमरा है। तो फिर ये लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वह कहने लगे कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आंगन में एक चारपाई इसे दे देना, वह वहीं बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वह लड़का बहुत ही चुपचाप सा था। आखिर रोज़ सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन का काम में लगा दिया। वह चुपचाप मेरे बताए गए सारे काम कर देता था और मैं खुद ही पूरे घर की सफाई भी करती थी। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो वो भी चुपचाप उसने खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात करूं, मैं तो नौकर हूं, आप मालकिन हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले में से कोई नहीं है? वह कहने लगा कि पता नहीं। मैंने जब आँख खोली तो अपने आप को एक अनाथालय में पाया। वह जब 10 साल का था तो एक औरत उसे अनाथालय से ये कहकर ले गई कि उसके घर में उसका कोई औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए। वह कहने लगी कि मैं इसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगी। लेकिन 10 साल की उम्र में ही उसने उसे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे काम करना, बर्तन लगाना, खाना लगाना, इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ। खाने को बदले में 2 रोटी के अलावा घर का सारा काम मिलता था। यह बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। बेचारे की क्या ज़िंदगी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो। मेरे दिल में उस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे पति दूसरे शहर में रहकर किसी कंपनी में काम करते थे। जिस कंपनी में वे काम करते थे उस कंपनी का मालिक मेरे पति को महीने में 1-2 बार दूसरे शहर में भी ऑर्डर देने के लिए भेज देता था। मेरे पति को दूसरे शहर जाना पड़ता था। मेरे पति को दूसरे शहर 3-4 दिन के बाद ही वापस लौटते थे। मेरा पति दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों घर में मैं अकेले होती थी। मेरी शादी को 8 साल गुजर गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी अनाथ बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव रखूंगी तो हो सकता है कि मेरी ये बात ऊपर वाले को पसंद आ जाए और वहाँ मुझे कोई औलाद दे दे। मैं शायद ये गलती कर बैठी। मेरे पति कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। घर में केवल मैं थी और मेरा वह 16 साल का नौकर था। जब मैं किचन में आटा गूंथ रही थी तो वो उसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस 16 साल के लड़के की नज़र में इस कदर कशिश भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे का आटा गूंथ रही थी। वह सिंक में जमा बर्तन धोने के बहाने सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं भी सिंक के बिल्कुल बराबर में ही अपनी सोच में गुम थी। उस वक्त अचानक मेरे बदन पर किसी चीज के रेंगने की महसूस हुई।
उस वक्त अचानक मेरे बदन पर कोई चीज़ रेंगती हुई से महसूस हुई। मुझे यह लगा कि किसी ने तेज नज़र मेरे बदन पर डाली है, किसी आरे की तरह वह वार कर रही हो। मैंने झट से पलट कर देखा तो वह 16 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था। वह कभी मेरे चेहरे को देखता, कभी मेरे गोरे बदन को। वह इसी कदर नजरें चुरा कर बर्तन धोने लगा। यह सब देखकर मैं पहले घबरा गई, फिर फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और उसे ओढ़ लिया। उस वक्त मैं आटा लगभग गूंथ चुकी थी, इसलिए मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने बेड पर लेट कर ये सोचने लगी कि आखिर ये 16 साल का लड़का मुझे इस कदर क्यों देख रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। वह इतना मासूम लड़का है, मुझे क्यों बुरी नज़र से देखेगा। ईश्वर ने औरत की फितरत में यह बात सामने रखी है कि अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को वो महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन एक 16 साल का लड़का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपनी मजबूरी के किस्से सुनाए थे, मैं तो उससे हमदर्दी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई तो मैंने देखा वह घर की सफाई कर रहा था। तभी मैं सोफे पर बैठ गई, उसे देखने लगी। देखने में मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। उसके बाद रात का खाना खाने के बाद वह कहने लगा, मालकिन बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। उसकी बात तो ठीक ही थी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और हवा में भी बहुत ठंड थी। रात को आंगन में भी बहुत ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में कहाँ सोओगे? मेरा कमरा कोई फालतू का कमरा थोड़ी है। एक कमरा है जिसमें मैंने अपने सिलाई के चीज़ों को संजो के रखा है और उसमें भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। कहीं सिलने वाले कपड़े हैं तो कहीं मशीन, और वह कमरा भी बहुत छोटा है। कहीं मेरे सामान को तुम इधर उधर करके ले जाओगे तो फिर मैं ढूंढती रहूँगी। वह कहने लगा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। फिर वह कहने लगा, मालकिन मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाऊँगा, लेकिन बाहर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ गई। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उस वक्त मैं उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी का आसार देख रही थी, जैसे वह यह सुनकर बेतहाशा खुश हो गया हो। उसने तुरंत ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में ज़मीन पर बिछा कर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए मैं सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर मैं धीरे धीरे गहरी नींद में जाने लगी और कब मैं गहरी नींद में सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा था। शायद यही मेरी गलती थी, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। हालांकि मैं 9 बजे से पहले ही उठ जाती थी, लेकिन फिर मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो लड़के का बिस्तर नहीं था, यानी कि वह उठ चुका था और फिर वह मेरे ही वॉशरूम में घुसा हुआ था। वह इतना तेज लड़का था, बिना मेरी इजाज़त के मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वह मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा मेरे कमरे में, मेरे वॉशरूम में उसको इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि वह नहा कर निकला था। उस वक्त मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे झलक रही थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी पड़े हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से बांध कर सोई थी। बहरहाल मैंने झट से अपने बालों को लपेट कर एक जूड़ा बनाया। फिर जब मैं अपना दुपट्टा उठाने लगी तो बेड की चादर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया था। वह लड़का झट से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा।
वह जाने लगा तो मैंने उसे पुकारा। मैंने कहा, मेरी बात सुनो। वह पलट कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम मुझसे बिना पूछे इस्तेमाल मत करना। तो वह कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगा कि आप जो भी रख लें, वैसे तो सब मुझे छोटू कहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम किसने रखा है? वह कहने लगा कि अनाथालय वालों ने ही रखा है। तब से ये सब नाम लेकर मुझे बुलाते हैं। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। मेरी तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर कहीं बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आता था, इसलिए मैंने कहा, छोटू। वह कहने लगा, जी मालकिन। उसने झट से मेरे कमरे से दरवाजे पर दस्तक दी। उसे देखकर मैंने कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर जब उसने मुझे देखा और कहने लगा कि मालकिन, कभी कभार ऐसा हो जाता है ऐसे कामों में। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उसने मुझे इस तरह से बोलकर एहसास दिलाया और चला गया। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई तो वह अपने काम में व्यस्त था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को फ़ोन किया। पहली बार मेरा दिल अपने पति के जाने पर बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, रवि, तुम कब वापस आओगे? वह कहने लगा, क्या हो गया सोनी? अभी मुझे आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। मैंने कहा, हाँ ठीक है। वह कहने लगा, वह लड़का काम तो ठीक से कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ वो काम तो ठीक से कर रहा है, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगे, सोनी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर हम दोनों पति और पत्नी हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास और अटूट प्यार था। हम एक दूसरे के लहजे से ही यह जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपने पति से कहने लगी, कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। मेरा पूरा शरीर थका थका सा लग रहा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे आंखें फाड़ कर देख रहा था। उस वक्त भी उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी जो मैं अपने बदन पर गिरती हुई महसूस कर रही थी। बहरहाल वह पति और पत्नी की आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उनका मीटिंग का टाइम हो गया था, इसलिए कुछ देर बाद ही फ़ोन रख दिया। मैं एक बार फिर से बैठी, तभी दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ पैदा करते हुए खुला। मैंने देखा तो दरवाजे पर नौकर ही था। वह मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद में ही उसे नहीं में सिर हिलाया। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़ा मुझे ही घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोल कर देखा तो वह हड़बड़ा गया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आपके सिर पे मालिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने इतना कहा कि मेरे लिए बस एक कप अदरक वाली चाय बना दो, शायद उससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। सिर हिलाकर वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद चाय लेकर हाजिर हो गया। चाय पीने से मुझे काफ़ी कड़वी लग रही थी। उसने शायद अदरक कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है और कोई आ भी सकता है, क्योंकि मुझे उस नौकर पर भरोसा हो गया था। वैसे भी उसने मेरी गैर मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त सोई थी कि रात के 10 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बौखला सी गई। भूख से तो मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी। सिवाय एक कप चाय के मैंने और कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फ़ौरन मेरी तरफ आया। वह कहने लगा, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक हुई हो तो मैं आपके लिए खाना लगाऊं। वह तो जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उससे कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं?
मैं इतनी देर तक कैसे सोई रही? मेरी इस बात पर वह हल्का सा मुस्कुराया और मुझे गौर से देखने लगा। उसके बाद उसने कहा, आप सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। और भला मैं नौकर हूँ, मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला। वैसे भी पूरे घर के काम को मैंने खत्म ही कर दिया है, और काम में कितने ही थे जो मैं आपको उठाना सही समझता। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं तो सोने देता हूँ। फिर मैं आपके लिए खाना बनाने चला गया। उसके हाथ में से जादू था। उसने जो खाना बनाया था बहुत ही स्वादिष्ट था। उस दिन मैंने पेट भरकर खाना खाया। वह भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त मेरे पति का फ़ोन आ गया और मैं फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। लगभग 2 घंटे गुजर जाने के बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने गौर से सुना तो बोल रहा था कि अब नौकर आपके कमरे में ही सोता है। वह इस कदर ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि उसकी आवाज़ यकीनन मेरे पति ने फ़ोन पर सुन लिया। एकदम से फ़ोन की दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। मेरे पति हैरानी से कहने लगे, नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है? भला मैं क्या जवाब देती। मैंने झट से बात को संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, तो 2-3 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए नौकर जो है घर के अंदर ही सो रहा है। कल रात भी यही मेरे कमरे में ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर पति कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगा, उसको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बाहर आंगन में सोने कह दो। अभी इतनी भी कोई ठंड नहीं है, नहीं तो घर का दूसरा कमरा थोड़ा खाली कर दो, वहीं पर वह कोने में अपना बिस्तर बिछाकर सो जाया करेगा। पति की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए पति से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उसको साफ साफ कह दिया, तुम यहीं आंगन में कोने पे अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ। मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मुझे परेशानी होती है। मेरी इस बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा। फिर वह कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहीं आंगन में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात, जब मेरी आँख खुली तो मैं तो ये समझ रही थी कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आँख खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मैं हैरान हो चुकी थी क्योंकि नौकर दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। उसकी इस तरह के रवैये से मैं जितनी हैरान होती उसके इस तरह के रवैये से मैं तो जितनी हैरान होती उतना ही कम था। उस वक्त जो कुछ मुझे समझ में आ रहा था उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा बदन एक बार फिर से दर्द में डूब चुका था। जो कुछ भी महसूस कर रही थी वह बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं उठकर फौरन वॉशरूम में चली गई। यह सब देखने के बाद एक खौफ की लहर मेरे बदन पर हावी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उस नौकर ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया है। मैंने तो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, उसके बाद भी मैं सो नहीं पाई। मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, 16 साल का वह लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे ये सब कुछ होने दे रही। उस वक्त मुझे होश क्यों नहीं आया, ये सोचकर मैं पागल हो रही थी। जब सुबह हुई तो वह नौकर यूं ही आंगन में सो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो वह मुझे अजीब सी नज़रों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, लेकिन मैं इस मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। अब मैं अपने घर के काम खुद ही करने लगी। उस दौरान मैंने गौर किया कि वह लड़का बस उम्र में ही छोटा है, जबकि तजुर्बा और नज़रों से वह कोई हैवान ही लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल होने ही नहीं दिया। शायद वह मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता था और जल्दी सो जाती थी। उस रोज़ मैं पूरी सावधान थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला।
धीरे धीरे वह कमरे में आया और मुझे आवाज़ देने लगा, मालकिन जाग रही हैं, सो रही हैं? तूने मेरे घर में ही शुरू कर दिया? क्या बात, तूने मेरे घर में ही शुरू कर दिया? बता क्या था ये सब पहले से? तूने मेरे घर में ही शुरू कर दिया, बता क्या था ये सब? पहले तो वह इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के भारी भरकम हाथ उसके चेहरे पर पड़े तो वह रोने लगा। फिर उसने जो कुछ भी बताया उस सुनकर हम दोनों बिल्कुल हैरान थे। वह कहने लगा कि अनाथालय से जो औरत मुझे अपने साथ लेकर गई थी वह मुझे अपने घर का नौकर तो बना ही थी, लेकिन उसके साथ साथ वह मुझे अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए इस्तेमाल करती थी। उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल का था जब उसने पहली बार मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहा। वह दिन मैं सिर्फ 13 साल का था जब उसने पहली बार मुझे अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था। वह हर दिन मुझे ताकत वाली चीज़ें लाकर देती थी और फिर मुझसे वह अपनी खुशी को पूरी करवाना चाहती थी। धीरे धीरे मैं भी इन सब में डूबता चला गया और यही वजह है कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो गया। अब मुझे भी इन सब चीज़ों की आदत सी लग गई है। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा बचपन ही जब अनाथालय में गुजरा था तो मैं अच्छा संस्कार कैसे सीख पाता। जब मैं उस औरत के साथ गया तो मुझे लगा कि वह मुझे अच्छी शिक्षा देगी, लेकिन उसने भी मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए ही इस्तेमाल किया। एक दिन उस औरत को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से चली गई। अब मैं फिर से अनाथ हो चुका था, लेकिन उस औरत ने जो आदत मुझे लगा दी थी उससे मैं हमेशा बेचैन सा रहने लगा। कुछ दिनों तक मैं यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। जहाँ शाम होती थी वहीं सुबह हो जाती थी। जब मैं आपके घर आया तो इतने सुंदर मालकिन को देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। फिर मैं इस मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन मैंने देखा कि रोज रात को मालकिन अपने कमरे में एयर फ्रेशनर लगा कर सोती हैं। तब मैंने उस एयर फ्रेशनर में एक ऐसी दवा मिला दी जिससे वह कमरे में जाते ही सो जाती, और जब वह गहरी नींद में सो जाती तो मैं उनके कमरे में आ जाता था। तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी जिससे उस दवा का असर मुझ पर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। मालकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे उनकी आदत सी हो गई थी, इसलिए मैं हर दिन उनके साथ ऐसा करता था। इतना कहकर वह रोने लगा और मेरे पति से माफ़ी मांगने लगा, जबकि मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे पति ने उससे उसी वक्त घर से निकल जाने कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा कि आधी रात को मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करूँगा। मगर उस जैसे लड़के को वहाँ रखना ठीक नहीं था। उस बच्चे को बिगाड़ने में और इस मुकाम तक पहुँचाने में सबसे पहला हाथ उसकी पहली मालकिन का था, जो उसे अनाथालय से लेकर आई थी। यदि अनाथालय वाले ये देख लेते हैं कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ पर सुरक्षित है भी या नहीं, अगर थोड़ी बहुत छानबीन कर ली जाती तो आज वह लड़का ऐसा ना होता। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास ही बैठा के रखा और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को भी ये सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उस लड़के को वहाँ अच्छी शिक्षा भी मिलने लगा, जिससे कि वह एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल काफ़ी दिनों तक तो मैं अपनी असलियत को दुनिया को नहीं बता पाई। मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति में से एक थे। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आखिर हम दोनों में प्यार ही इतना गहरा था, उल्टा मैं ही शर्मिंदा थी। मगर मेरे पति कहने लगा कि सब मेरी ही गलती है, मुझे भी छानबीन करके ही नौकर को घर में लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ नहीं होता। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब से ध्यान रखूँगा और ये बात का पता किसी को नहीं चलने दूँगा। आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने घर में किसी को रखें तो सबसे पहले उसकी अच्छे से छानबीन कर लें, जिससे
जो हम पर गुजरी है वो आप पर ना गुजरे। जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं अक्सर हमें उन्हीं से धोखा मिलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें इस तरह की शिक्षाप्रद और रोचक कहानियाँ लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।